चलिए अब हमें क्या पढ़ना है, विभाजकता की जांच भाग एक। मतलब हमें क्या करना है, विभाजकता की जांच करना है। देखो विभाजकता आपने पढ़ी है, कक्षा छठी में आपने पढ़ी है कि कौन सा नंबर से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं, वो आपने कक्षा छठी में पढ़ा है। पर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। जांच मतलब कि क्या, हम उसका टेस्ट करेंगे कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब अगर 10 2 से 10 डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो 2 से 10 डिवाइड हो रहा है, वो हमें पता है कि हो रहा है, पर क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा हम क्या करेंगे, यहाँ पे विभाजकता की क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखो क्या, सबसे पहले हम किसके लिए करेंगे, 10 द्वारा विभाजकता, मतलब 10 किस किस नंबर को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको ना भी पढ़ें तो आपको पता है कि 10 किस किस नंबर को डिवाइड करेगा, 10 कर देगा, जिस भी नंबर के पीछे क्या होता है, शून्य होता है, उसको कौन डिवाइड करता है, 10 करता है। ठीक, ये आपको पता है ना। मतलब ये आप कह दो कि जो भी नंबर 10 की टेबल में आते हैं, जो क्या है, 10 का गुणज होते हैं। ठीक है, ये हमें पता है ना। अब देखो विभाजकता परीक्षण में क्या हो रहा है, यदि किसी संख्या की इकाई अंक शून्य है तो यह वह संख्या 10 का गुणज है। ठीक है, मतलब हर वो संख्या 10 की टेबल में आएगी जिसके लास्ट में आपको क्या मिलेगा, शून्य। भले ही ये अगर हमारे पास नंबर है 240, अब आप कहेंगे 10 की टेबल तो 100 तक ही हुई, तो फिर 240 कैसे आया, आया ना 10 इंटू 24 बराबर हमें मिला 240। मतलब 10 की टेबल आप 24 बार बोलोगे तो हमें क्या मिलेगा, 240। मतलब हर वो नंबर जिसके पीछे क्या होगा, शून्य होगा, किस स्थान पर इकाई इकाई अंक क्या होगा, शून्य होगा, मतलब इकाई स्थान पे क्या होगा, शून्य होगा, तो वो क्या होगा, 10 का गुणज होगा। भले ही कोई सा भी नंबर हो, बड़े से बड़ा नंबर भी अगर उसके पीछे शून्य है, मतलब वो 10 का गुणज है। ठीक है, यदि इकाई का अंक शून्य नहीं है तो वो 10 का गुणज नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में। मतलब अगर आपको बोल दे कि 123 ये 10 की 10 की टेबल में आएगा तो नहीं, हाँ अगर 120 होता तो ये 10 की टेबल में आ रहा है, कितनी बार, 12 बार। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या है, ये तो हमें समझ आ गया। अब अगर हमने कोई संख्या ली, ठीक है, आपने संख्या ली, ये डॉट डॉट इसलिए लगा हुआ है मतलब बढ़ रही है संख्या, आप और भी आगे ले सकते हैं, सी के बाद ए बी सी है ना, ए बी सी के बाद डी भी ले सकते हैं, ई भी ले सकते हैं, इसलिए उन्होंने डॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो बराबर क्या हुआ, मतलब ये कौन से स्थान पे है, सैकड़ा स्थान पे है, तो यहाँ पे 100 इंटू सी लिख दिया हमने। फिर ये दहाई स्थान पे, तो 10 बी लिख दिया, और ये इकाई स्थान पे तो हमने लिख दिया ए लिख दिया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर सी बी ए बराबर 10 से भाज्य होने के लिए ए का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। मतलब देखो ये जो सी वाला है, ठीक है, ये जो 100 सी है, ये तो 10 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। ठीक है, अब बचा 10 बी। ठीक है, तो 10 बी क्या है, 10 से विभाजित हो रहा है। अब नंबर आई किसकी, ए की, तो ए 10 से विभाजित कब होगा, कब होगा, जब इसके आखिरी में हमारा क्या नंबर होगा, शून्य होगा। मतलब देखो अगर शून्य हुआ मतलब आगे इसके नंबर कुछ ना कुछ होगा ही सही। मतलब यहाँ पे वो समझाना चाह रहे हैं कि इकाई स्थान पर अगर शून्य हुआ तो ही क्या होगा, वो नंबर विभाज्य होगा। आई बात समझ में, है ना, आया समझ। मतलब कोई भी नंबर अगर आपको दे दिया जाए, जैसे अगर इसका हम उदाहरण लें, ठीक है, अगर हमने इसका उदाहरण लिया CBA है ना, हमने लिया 741, ठीक है, 740। ठीक, अब देखो क्या हुआ, 740 लिया है ना, अब देखो ये हो गया 7 इंटू 100 प्लस ये हो गया, या इसको हम ऐसे लिख दें, रुको इसको ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे बताता है। ठीक है, 740 नंबर है हमारे पास, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 100 इंटू 7। ठीक है, प्लस आप लिखेंगे 40 इंटू 4 नहीं 10 इंटू 4। ठीक है, मतलब पहले ये लिखना आप, है ना, प्लस आपने लिख दिया 0, मतलब ए बराबर आपको 0 ही आएगा। अगर मैंने यहाँ पे 741 ले लिया होता तो आप बताओ कि ये तो 10 से डिवाइड हो जाता, ठीक है, ये भी 10 से डिवाइड हो जाता, पर यहाँ पे आखिरी में हमें क्या मिलता, 1, तो आखिरी का हमें क्या मिल जाता, रिमाइंडर मिल जाता, जो क्या होता, 1 होता। आई बात समझ में, मतलब क्या हुआ, वो उसका विभाजन नहीं होता। आखिरी में अगर शून्य होगा, मतलब इकाई स्थान पर अगर शून्य होगा तभी क्या होगा, उसका विभाजन होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने कौन सा नियम लगाया है, जो इकाई स्थान वाला जो नियम होता है ना, वो लगाया है। आई बात समझ में,
जिसके द्वारा हमने क्या करा, पूरे जो नंबर है उसका क्या कर लिया हमने, उसका विस्तार कर लिया और उसके बाद देखा कि हर नंबर तो, सारे नंबर तो डिवाइड होंगे, पर हाँ अगर आखिरी में जो इकाई स्थान है उस पर अगर शून्य नहीं होगा तो वो नंबर फिर डिवाइड नहीं होगा, तो वो क्या होगा, वो उस 10 से विभाज्य नहीं होगी, वो पूरी संख्या 10 से विभाज्य नहीं होगी, नहीं तो क्या होगा, रिमाइंडर मिलेगा तो फिर वो पूरी विभाज्य नहीं मानी जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 5 द्वारा विभाजकता, ठीक है, तो 5 द्वारा विभाजकता मतलब हमने पहले क्या पढ़ा था, देखो अगर आप 5 की टेबल बोलते हो तो क्या बोलते हो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और ऐसे मतलब आप चल रहे हो। ठीक है, पर इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हो कि 5 की टेबल में आखिरी में हमें क्या मिलता है, 5 या 0, इसके अलावा कोई नंबर नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस भी नंबर मतलब जो भी नंबर हो उसकी अगर आखिरी में 5 हो और 0 हो तभी वो क्या होगा, नंबर 5 से विभाज्य होगा। अगर उसके अलावा नंबर हुआ है, जैसे हमने लिख दिया 4 लिख दिया, हमने 9 लिख दिया, हमने 3 लिख दिया, तो क्या ये नंबर उससे विभाज्य होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मतलब हमें आखिरी में जो इकाई स्थान पर चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, 5 और 0। क्यों, क्योंकि क्या है, उसके टेबल में यही नंबर आते हैं। ठीक है, अब देखो इसका परीक्षण हम कैसे कर रहे हैं। यदि किसी संख्या का इकाई स्थान 0 या 5 है तो वह 5 से विभाज्य है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है हम इकाई स्थान वाला नियम देख रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमने नंबर दिया 745। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ये हुआ 100 इंटू 7, ठीक, प्लस हुआ 10 इंटू 40, 4 प्लस हुआ 5। अब देखो यहाँ पे इकाई स्थान पर हमें क्या मिल रहा है, 5। ठीक, और अगर मैं इसका नंबर दे दूं 800, ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम लिख दें इसको क्या, 100 इंटू 8 प्लस 10 इंटू 0 प्लस 0। अब देखो आखिरी में हमें क्या मिलना चाहिए, 0 या 5, तभी क्या होगा, मतलब इकाई स्थान देखकर ही हमें चलना है। अगर उसके इकाई स्थान पे 0 या 5 हुआ तभी वो क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, आई बात समझ में, है ना। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, यदि विभाजन n से आपने किया, कोई n नंबर है, ठीक है, कोई नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, उसका आपने डिवाइड किया 5 से, तो शेषफल आपको मिल रहा है 3। तो n की इकाई संख्या क्या हो सकता है, अच्छा मतलब इकाई का अंक क्या हो सकता है। देखो हमारे पास क्या है, अगर इसको हम सॉल्व करें, अब हमने किया n से डिवाइड, कितना किया, 5। ठीक है, और हमें इसका जो भागफल है वो नहीं पता, पर हमें इसका शेषफल पता है, कितना होगा, शेषफल होगा हमारे पास 3। ठीक, अब देखो चूंकि हमें पता है क्या कि 5 से विभाज्य संख्या या तो क्या हो सकती है, आखिरी की 5 या 0। ठीक है, अब 5 और 0 तो ये हुई नहीं। ठीक है, तो उसके अलावा क्या हुई कि हमें रिमाइंडर क्या मिला, 3 मिला। तो वो देखो कि आप है ना, आपके पास आखिरी में नंबर क्या होता है, 5, ठीक है, या होता है 0, दोनों नंबर लिख दिए हमने। अब यहाँ पे से इसे क्या माइनस करूं कि मुझे यहाँ, तो यहाँ पे अगर 3 है, 3 में से 0 गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3। ठीक है, और यहाँ पे हमने माइनस करा अगर 8 का, तो 8 में से 5 गया तो क्या बचेगा, 3। मतलब क्या हुआ, अर्थात क्या है, इकाई अंक 3 या 8 होगा, क्योंकि आपको क्या मिलेगा वहां पे, जैसे नंबर अगर मैं एग्जांपल दूं 748। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब हमने 748 का डिवाइड करा तो देखो कैसा हो गया, ये हुआ, हमने जब डिवाइड करा इसको, है ना, ये देखो ये उदाहरण के तौर पे लिखा है मैंने। ठीक है, तो 5 से जब डिवाइड करा तो ये हुआ 5, माइनस किया तो कितना बचा, 2। ठीक है, उसके ये बन जा, ठीक है, उसके बाद 4, ठीक है, तो 24, अब 4 बार 20। ठीक है, तो ये हमने किया 20 माइनस किया, तो यहाँ से कितना बच गया हमारा 4, फिर ऊपर से उतारा 8। अब देखो 5 की टेबल में 9 बार आता है 45। ठीक है, अब देखो 8 में से माइनस हुआ तो कितना बचा, 3। 8 में से 5 गया 3 और 4 में से 4 गया तो 0। मतलब कौन से शेषफल 3 प्राप्त करेगा, तो इसकी इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा, या तो 3 होगा या 5 होगा। अब देखो मैंने 8 वाली संख्या का ले लिया, 3 वाली संख्या आप खुद से करके देख लीजिए, है ना, आई बात समझ में। ठीक है, मतलब हमको माइनस करके देखना है कि कौन सी संख्या मिलेगी। अभी हमें अगर इसकी इकाई स्थान का अंक पता नहीं होता,
तो क्या आप इतनी आसानी से निकाल पाते हैं? नहीं, तो क्योंकि 5 से विभाज्य संख्या की पूरा लिख देना, इकाई स्थान पर 5 या 0 होता है अर्थात फिर आप लिख देंगे ऐसे कि 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, मतलब अर्थात इकाई स्थान पर क्या होगा, 3 या 8 होगा। ठीक है, हो सकता है तो कोई सा भी 3 या 8 दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यदि विभाजन, दूसरा प्रश्न क्या है, यदि विभाजन 5 से शेषफल 1 प्राप्त होता है तो n की इकाई स्थान पर क्या होगा? तो देखो इसको भी ऐसे ही करोगे, आप वैसे ही लिख दोगे। ठीक है, जब आपने n से डिवाइड करा 5 को तो आपको शेषफल कितना मिल रहा है, शेषफल मिल रहा है आपको 1। कितना मिल रहा है? 1। अब देखो कैसे करेंगे। अब हमारा जो इकाई स्थान पर कौन सी संख्या होती है, इकाई स्थान पर संख्या कौन सी होती है, 0 या फिर 5। ठीक है, अब आप देखो कि आप ऐसा क्या माइनस करो कि देखो माइनस क्या होगा, माइनस होगा 0 और या फिर 5। ठीक है, अब आपको रिजल्ट यहाँ पे मिलना चाहिए 1। अब देखो 1 में से जब 0 जाएगा तो भी 1 बच जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर 6 हुआ तो 6 में से 5 जाएगा तो भी 0 बच जाएगा। इसके अलावा आप देखो तो कोई नंबर है, 7 रखोगे तो 2 बचेगा, 3 रख नहीं सकते, छोटा नंबर हम रखेंगे नहीं, है ना। छोटा नंबर अगर हमने रखा तो अब कैसा रख सकते हैं, 3 में से क्या माइनस करेंगे, 5, तो 13 में से 5 जाएगा तो फिर बड़ा बचेगा। ठीक है, मतलब हमारे लिए यहाँ पे 3 भी नहीं रखा हमने, 2 रखा तो 7 बचेगा, मतलब 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा। ठीक है, 4 भी नहीं रखेंगे आप, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। उसके बाद इसके अलावा कोई नंबर नहीं, मतलब क्या हुआ, अर्थात जहां पर हमें शेषफल 1 प्राप्त होगा वहां पे इकाई का अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, या तो 1 होगा या 6 हो सकता है। ठीक, आई बात समझ है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक और प्रश्न क्या है कि यदि फिर वही वापस से कि n से आपने 5 से आपने कोई n नंबर को विभाजन किया तो शेषफल आपको 4 मिल रहा है, तो क्या होगा। तो देखो वापस से आप देखो कि आपके नंबर माइनस कौन से होंगे, 5 या 0। क्यों होंगे, क्योंकि 5 की टेबल में वही आता है। अब ये माइनस में लिख दिया, हमें चाहिए 4। क्या चाहिए, 4। अब देखो 4 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, मतलब आखिरी की संख्या एक तो क्या हो सकती है, इकाई अंक हमारा एक क्या हो गया, और भी हो सकते हैं पर हम एक लिख दें, इकाई अंक एक तो हो गया हमारा 4। ठीक है, उसके बाद 9 में से 5 जाएगा तो भी बचेगा 4, तो ये 9 भी हो गया। ठीक है, इसके अलावा आप देखो 5 में से 5 नहीं, 1 में से तो 11 में से 5, अगर 1 तो 11 में से 5 गया तो भी क्या बचेगा, 6। उसके बाद 12 में से 5 गया तो बचेगा 7, 13 में से 5 गया तो बचेगा कितना, 13 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9। ठीक है, मतलब सॉरी 13 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9। उसके बाद हम गए तो किधर जाएंगे, 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। मतलब हमारे लिए कौन कौन सी संख्या हो गई, ये हो गई 4 और 9, जो इकाई अंक होगी जिसमें हमें क्या मिलेगा, शेषफल 4 मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई अंक हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 2 द्वारा विभाजकता, ठीक है, हमने 10 की देख ली, 5 की देख ली, अब 2 की देख ली। अब देखो आपने जो पढ़ा था आपको क्या याद है कि 2 द्वारा विभाजकता कौन सी होगी, जो 2 के गुणज हों। ठीक है, ये आपको याद है ना। अब 2 के गुणज कौन से होते हैं, सम संख्या वाले जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी सम संख्या वाले, अब सम संख्या कौन सी होती है, वो होती है 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, और विषम संख्या कौन सी होती है, 1, पता है ना आपको, 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या हुई, विषम संख्या हुई। अब मतलब क्या हुआ, जो भी नंबर जिसके पीछे आपको इकाई स्थान पर क्या मिले, सम संख्या मिले, तो क्या मिलेगा, वो होगा 2 से विभाज्य
होगा। ठीक है, मतलब हमें जो यदि किसी संख्या का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह 2 से विभाज्य हो सकती है, और अगर विषम संख्या हो तो वो 2 से विभाज्य नहीं होगी। आपने 2 की टेबल देखी है ना, ठीक है, उससे आगे भी आप बढ़ते जाएंगे तो आपको कभी भी कहीं भी विषम संख्या नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इसके लिए भी हमने जब इकाई क्या लगाई, इकाई स्थान का नियम लगाया, तो यहाँ पे क्या होगा कि 100C प्लस 10B प्लस A। ठीक है, तो यहाँ पे A बराबर हमारा जो मान होगा वो 0, 2, 4, 6, 8 ही होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हुआ तो ये विभाज्य नहीं होगा। अब देखो, अगर आपने देखा यहाँ पे आपने देखा 121, आपने ये नंबर देखा। ठीक है, अब देखो जब 2 से विभाजन होगा ना इसका, तो देखो ये 10 हुआ, ये 5 आया, माइनस किया, देखो पहली संख्या हो गई, उसके बाद 2 तक आ गए। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या उतारा, 2 से हमने इसको विभाजन किया तो ये हुआ 1। ठीक है, 2 माइनस हुआ तो ये हो गया 0। ठीक, उसके बाद क्या हुआ 1, मतलब हम कहाँ तक पहुंच गए, हम दूसरी संख्या तक तो पहुंच गए, पर जो इकाई स्थान वाली संख्या है वो विभाजन नहीं हो रही। मतलब जब भी आप डिवाइड करेंगे ना, तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज है तो वो इकाई स्थान वाली संख्या होती है। उसी को देखकर आप पता करते हैं कि वो विभाजन उसमें होगा या नहीं होगा। आई बात समझ में, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, जिसमें भी 2, 4, 6, 8 ये सब होंगे, शून्य भी साथ में, वो ही क्या होंगे, 2 से विभाज्य होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी क्या है, ऐसे प्रयास कीजिए, यदि विभाजन n डिवाइड 2 से शेषफल 1 प्राप्त होगा तो n की इकाई का अंक क्या हो सकता है। तो देखो आपको क्या बताना है, यहाँ पे n क्या है, प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो जैसे हमने 5 का किया था ना, ऐसे ही हमें क्या करना है, n का भी, मतलब 2 का भी करना है। तो देखो जब हम n से डिवाइड कर रहे हैं 2 का, तो हमें यहाँ पे शेषफल जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इकाई संख्या क्या क्या होगी, तो n की इकाई संख्या यहाँ होगी। अच्छा आप खुद बताइए, 2 की टेबल में मैंने आपको क्या बताया था, जो सम संख्याएं होंगी, जो सारी सम संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, 2 से विभाज्य होंगी। ठीक है, इकाई स्थान पर जितनी भी सारी सम संख्या होंगी, है ना। पर अगर विषम संख्या होगी तो क्या होगा, विषम संख्या होगी तो क्या होगा, वो विभाज्य नहीं होगी। तो देखो विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 ये सारी ही क्या होंगी, ये सारे ही नंबर इकाई स्थान पे अगर हुए तो क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, शेषफल 1 प्राप्त होगा। देखो कैसे, 1, 3, 5 कॉमा लगा दें, है ना, 7 और 9। अब देखो 2 की टेबल में आता क्या क्या है, 0, आखिरी में हम देखें 0, 2, 4, 6 और 8। अब देखो 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, 6 में से 7 में 6 गया तो 1 बचेगा, 9 में से 8 गया तो भी 1 बचेगा। मतलब ये सारे ही नंबर अगर इकाई स्थान पर आए तो क्या होगा, शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा, 1 होगा। ठीक है, एंड जब 5 का कर रहे थे ना तो हमें 2 नंबर आ रहा था, 1 नंबर आ रहा था, पर यहाँ पर पूरे ही 5 नंबर मिल गए हमें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि n डिवाइडेड बाय 2 है तो शेषफल प्राप्त नहीं होता है, अर्थात शेषफल कितना है, 0। जब आपने n डिवाइडेड बाय 2 किया और आपको जो शेषफल है वो क्या मिला, शेषफल 0 मिला, मतलब n की इकाई स्थान क्या हो सकती है, तो आप बताइए कि n की इकाई स्थान क्या होगी। जो भी नंबर उसके टेबल में आते हैं, मतलब सारी की सारी सम संख्या। ठीक है, तो वो सम संख्या कौन कौन सी होगी, जो उसकी 2 की टेबल में आती है वो है 0, 2, 4, 6, 8। मतलब इकाई n की इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ये सभी हो सकते हैं, तभी हमें क्या मिलेगा, शेषफल 0 मिलेगा। ठीक है, हो सकता है पूछा उन्होंने तो हम सारे ही नंबर जो जो उसके लिए जो जो उसमें आ रहे हैं वो सारे हम नंबर लिख दिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि विभाजन n, आपने कोई नंबर लिया n, उसका विभाजन आपने किया 5 से, आपको शेषफल कितना मिला, 4। शेषफल आपको यहाँ मिला 4, और उसी नंबर का विभाजन किया आपने, n का ही विभाजन किया आपने 2 से। ठीक है, यहाँ पे आपको शेषफल कितना मिल रहा है, शेषफल यहाँ मिल रहा है आपको 1। क्या मिल रहा है, 1।
1 प्राप्त होता है। तो n की इकाई का अंक क्या होना चाहिए, मतलब n हमारे पास कोई नंबर है जिसको हमने 5 से भी डिवाइड करा और उसको हमने 2 से भी डिवाइड किया, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हमने उसको 5 से डिवाइड किया तो हमें शेषफल मिला 4, और जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें शेषफल क्या मिला 1। आई बात समझ। अब देखो क्या हुआ, अब ऐसा नंबर हमें इकाई स्थान का देखना पड़ेगा। सॉरी तो लिख दिया मैंने। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, n का इकाई स्थान पर इकाई स्थान का अंक, ठीक है, n का इकाई स्थान का अंक। तो वो आप कैसे लिखेंगे, देखो आप खुद सोचो, ठीक है। यहाँ पे आखिरी में 5 के लिए क्या आना चाहिए, 0 या यहाँ लिखेंगे ना 0 या 5, ठीक है। माइनस जब आप करेंगे तो आपके लिए क्या आना चाहिए, जब 4 चाहिए तो ये हुआ 4, ठीक है। तो ये हो गया 4 रिमाइंडर मिलेगा हमें, ठीक है, 4 मिल रहा है। और एक हमने किया था 9, तो हमें मिल रहा था 4। अब देखो एक बात बताओ, ये अगर हम, ये बात तो बिल्कुल सही बैठ गई कि हमने जब n से लास्ट इकाई वाली संख्या 4 है तो शेषफल हमें 4 मिल गया, ठीक है। पर क्या हुआ, ये जब हम 2 से डिवाइड करेंगे n को, जब हम n से 2 को डिवाइड करा तो हमें तो भागफल मिल गया पूरा 2, और हमें जो क्या मिल रहा है, शेषफल क्या मिल रहा है, इसमें हमें मिल रहा है 0, ठीक है। तो ये इसमें नहीं होगा। अब अगर हम इस नंबर को देखें, किसको, 9 को, तो देखो 9 में से 5 गया, 9 में से 5 को डिवाइड करा तो हमें शेषफल मिल रहा है 4, और जब हमने 9 में से हम निकालेंगे 8 तो ये मिल रहा है हमें 1। तो मतलब इसका इकाई स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 1 9 होगी। आई बात समझ में। जो 9 अगर इकाई स्थान पे होगी तो हमें n से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 4 मिलेगा, और हम 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ना है हमें, विभाजकता की जांच भाग 2, ठीक है। भाग 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था, विभाजकता पढ़ी थी 10 से, 5 से, 2 से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम 9 और 3 से कर रहे हैं, ठीक है। तो 9 और 3 से हम कैसे करेंगे, 9 के लिए विभाजकता परीक्षण में क्या होता है, एक संख्या आपने n है तो वो 9 से, 9 n मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, ठीक है। 0 ठीक है, एन यहाँ पे 0 भी होगा, ठीक है। से विभाज्य है यदि उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य है, अन्यथा यह 9 से विभाज्य नहीं। मतलब उन्होंने बोला अगर आपको कोई नंबर दे दिया जाए, जैसे मान लो आपको नंबर दिया 743, ठीक है। अब ये 9 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप क्या करें, इसके जितने भी अंक है ना उनको आप कर दो पहले सम। देखो हमने अगर इसका किया तो 7 प्लस 4 कितना मिला हमें, 11, 11 प्लस 3 हमें कितना मिला 14। अब 14 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो संख्या है ये 9 से विभाज्य नहीं है, ठीक। आई बस मुझे मतलब हमें क्या करना है, जितनी भी आपको संख्या दी जाए, जैसे कि अगर आपको संख्या दी 81, ठीक है। अब आपने इसका योग करा 8 प्लस 1 तो कितना मिला 9, और 9 से विभाज्य हमें मिल रहा है उत्तर 1 उसका, ठीक है। मतलब क्या हुआ, हमें क्या करना है, अगर कोई भी संख्या आपको, जैसे कई बार बड़ी संख्या दे दी जाए और आपको सिर्फ उसको देखकर बताना है कि ये 9 से विभाज्य होगी कि नहीं, तो इतनी बड़ी संख्या का विभाजन ना करते हुए आप क्या करेंगे, जितनी भी संख्याएं वहां पे दी गई हो उनका आप कर दो योग, और योग करने पे जो संख्या आएगी अगर उसका किया आपने 9 से विभाजन, अगर होता है तो क्या होगा, वो विभाज्य होगा, और अगर नहीं होता है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी, ठीक है। और 3 के लिए भी ऐसा ही होता है, एक संख्या 3 से विभाज्य है यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य है, अन्यथा यह 3 से विभाज्य नहीं होगी। 9 और 3 दोनों के लिए एक ही नियम लगता है, क्या, कि उसमें जितनी भी संख्या दी गई हो आपको, जैसे अगर कोई नंबर दिया है a b c, अगर a प्लस b प्लस c 3 से या 3 से विभाज्य हो रहा है, मतलब ये क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। और अगर a प्लस बी, और ठीक है, a प्लस बी प्लस सी अगर हो रहा है और वो ये जो इसका योग है, क्या इसका जो योग है वो 9 से विभाज्य होगा, तो पूरी संख्या ही क्या हो जाएगी, 9 से विभाज्य हो जाएगी। मतलब फिर आपको कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं
ये विभाजन नहीं पूछते, उसका उत्तर नहीं पूछते, वो सिर्फ इतना पूछते हैं कि ये संख्या विभाजित होगी या नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, जितनी संख्या दी गई है उसका योग कर देंगे। अगर 3 का पूछे तो 3 से विभाजन करके देखिए, और अगर 9 का पूछे तो 9 से विभाजन करके देखिए। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर 9 और 3 से विभाजकता अगर हमें, मतलब इसको देखो, ये तो हमें समझ आ गया, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। पर अब क्या देख रहे हैं हम, इसकी इकाई स्थान वाला जो नियम है वो लगा के देख रहे हैं। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमने नियम लगाया 100। अब सी बी ए है, तो ये कौन सी सैकड़ा स्थान पे है, तो ये हो जाएगा 100C। ठीक है, ये दहाई स्थान पे है बी, तो ये हो जाएगा 10B। और ये इकाई स्थान पे है तो ये हो जाएगा +A। आई बात समझ में? अब देखो क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि आप क्या करो, इसका 9 जो है वो बाहर निकालो। ठीक है, मतलब 9 का गुणज हमें बाहर निकालना है। तो देखो उसके लिए हमने क्या करा, हमने इसको लिख दिया 99C, प्लस हमने इसको लिख दिया 9B। अब अंदर क्या रह जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, है ना, प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे। हम प्लस कर देंगे अंदर A प्लस B प्लस C। मतलब हमने क्या किया, इन तीनों संख्याओं को, ठीक है, इस इसको 99C लिख दिया, इस 100 में C में से एक C हमने बाहर निकाल लिया तो इसको इधर लिख दिया। 10B में से हमने एक भी बाहर निकाल लिया तो ये इधर लिख दिया, और ये 10B की जगह क्या बच गया हमारे पास, 9B। ठीक है, उसके बाद A तो हमारे पास एक था तो हमने उसको एक लिख दिया। अब क्या हुआ, इस 99 और इस 9 में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, 9। तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, 11C। ठीक है, 9 से विभाजन कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा B, और इनटू में बच जाएगा A प्लस B प्लस C। आई बस समझ में, क्या बच रहा है हमारे पास, 9 इंटू 11C प्लस B इंटू A प्लस B प्लस C। ठीक, अतः क्या हुआ, यदि A प्लस B प्लस C 9 से विभाज्य है तो 9 से विभाजकता संभव है। मतलब A प्लस B प्लस C, मतलब इन तीनों संख्याओं का अगर आपने योग किया, हमने जो मैंने अभी बताया था वो कहाँ से निकल रहा है, वो यहीं से निकल रहा है कि A प्लस B प्लस C अगर विभाजित है मतलब क्या है, वो संख्या विभाज्य होगी। ठीक है, आई बात समझ में, है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके का, चलो ये हमारे लिए उदाहरण मिल भी गया हमें। उदाहरण 4 क्या कह रहा है कि ये इतनी बड़ी संख्या दी है तो आपको 9 से विभाजित तक की जांच करनी है, मतलब जांच कीजिए। ठीक है, तो आपको पूरा उत्तर नहीं निकालना, आपको सिर्फ बताना है कि विभाजित होगा कि नहीं। तो हमारे पास संख्या क्या है, 2 1 4 3 6 5 8 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, विभाजकता की जांच करनी है। विभाजकता की जांच कौन से नंबर से, 9 से। तो अब देखो, आप सारे नंबर जितने हैं उसका क्या करोगे, योग। तो हमने करा 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7। अच्छा एक बार चेक कर लो, 2 1 4 3 2 1 4 3 6 5 8 7 6 5 8 7। ठीक है, सही नंबर लिखा हमने। अब इसका योग करो आप। ठीक है, तो 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 3 प्लस 4 7 7 प्लस 3 10 10 प्लस 6 16 16 प्लस 5 21 21 प्लस 8 29 29 प्लस 7 29 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 26। अब आपने इसको 9 से विभाजन किया तो क्या ये 9 से विभाजित हो रहा है, मतलब 9 की टेबल में 26 आता है क्या, नहीं। मतलब क्या हुआ अर्थात आप ऐसे लिख देंगे 26 9 से विभाज्य, सॉरी विभाज्य, ठीक है, विभाज्य नहीं है। यदि लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे यदि 26 9 से विभाज्य नहीं है तो 2 1 4 3 6 8 5 5 8 7 5 8 7 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर आगे ऐसे प्रश्न आए तो ये पूरा मैं लाइन नहीं लिखकर सिर्फ आपको ये जांच बता दूंगी। ठीक है, फिर आप खुद से लिख लीजिएगा, है ना। अब देखो उदाहरण 5 क्या कह रहा है, आप साथ साथ में करते रहिए। ठीक है, बार बार मैं बोलूं ऐसा जरूरी नहीं है, आपको कॉपी पेन लेके बैठना ही है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, हमारे पास 9, इसमें भी यही करना है कि 9 से विभाजितता की आपको जांच करना है। तो हमारे पास संख्या क्या है,
1 प्लस 5 हम कर देंगे प्लस 2 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5। अब देखो इसका एक बार चेक कर लो, 5 7 8 2 5 1। ठीक, अब इसका आप कर दो योग। देखो 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 7 कितना हुआ 23, 23 प्लस 5, 23 प्लस 5 हुआ 28। अब देखो 28 9 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं, मतलब क्या हुआ 152,875 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं की 9 से विभाजकता की आपको जांच करनी है। वहां पे हमें दो संख्या दी थी, दोनों की क्या निकला? देखो दोनों में ही क्या निकला, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस, यहाँ पे एक बार कर लेते हैं, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 2 22, 22 प्लस 5 22 प्लस 5 27, 27 प्लस 8 28। नहीं हो रहा है ना? ठीक है, चलिए अब अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 9 से विभाजकता की आपको जांच करनी है कि ये सारे नंबर, ठीक है, तो हम इसके आगे ही हल कर दें इसको। ठीक है, ये जो जितने भी नंबर हैं ये सारे ही नंबर आपको चेक करना है कि 9 से विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, तो देखो 108, तो एक प्लस 0 प्लस 8 हमें कितना मिल रहा है 9। ठीक है, मतलब क्या हुआ 9 से हम जब 9 का डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1, मतलब ये वाली जो संख्या है 108 विभाज्य है। ठीक, अब देखो दूसरा हम देखें, 6 प्लस 1 6 प्लस 1 प्लस 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 1 13, मतलब 13 9 से विभाज्य नहीं है। मतलब क्या हुआ 616 विभाज्य, क्या लिखेंगे आप, नहीं है। ठीक है, अब देखो 2 प्लस 9 प्लस 4, अब देखो 4 प्लस 9 13 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 2 कितना हुआ 15। अब देखो 15 भी क्या हुआ 9 से विभाज्य नहीं है, मतलब 249 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब 432 को देखते हैं, 4 प्लस 3 प्लस 2, अब देखो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 कितना हुआ 9। ठीक है, अब क्या हुआ 9 तो 9 से डिवाइड होगा, है ना, तो क्या हुआ अर्थात 432 विभाज्य है। ठीक, अब देखो 927 को, तो 9 प्लस 2 प्लस 7, अब देखो आपने करा 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 नहीं 11 प्लस 7 कितना हुआ 11 प्लस 7 हो गया हमारा 18। अब देखो 18 तो विभाज्य है 9 से, मतलब ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी 927 क्या होगी विभाज्य होगी। आगे बात समझ में है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण 3 क्या बोल रहा है कि यदि 3 अंकों की संख्या है आपके पास 24x 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या है। मतलब यहाँ पर 24x मतलब 24 इंटू एक्स नहीं है, यहाँ पर एक नंबर है पूरा। ठीक है, संख्या क्या है 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, कितनी है 24x। ठीक है, तो जब ये 9 से विभाज्य है तो इसका क्या दिखना है कि विभाजन हो रहा है कि नहीं, और हमें क्या निकालना है x का मान निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा, क्या लिखेंगे हम लिख देंगे 2 प्लस 4 प्लस एक्स। ठीक है, और डिवाइड करना है हमें इसका किससे 9 से। ठीक है, अब देखो क्या होगा 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, 6 प्लस एक्स। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे डिवाइड करोगे 9 से, तो अब इसको हम ऐसे लिख दें, इस पूरे नंबर को आपको देखना है कि 9 से विभाजन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम ऐसा लिख दें कि 6 प्लस एक्स बराबर आपका क्या मिलता है, अगर 9, या तो 9 मिलेगा या क्या मिल सकता है 18, या क्या मिल सकता है 27। ठीक है, मतलब 9 की टेबल वाले नंबर मिलेंगे, 9 के गुणज ही मिलेंगे। अब आप खुद देखो अगर 6 में आप क्या ऐसा प्लस करोगे कि आपको 9 या 18 मिले, तो इतना बड़ा
इतनी बड़ी संख्या मिलेगी क्या यहाँ पर, जब हमारे पास पहले ही 3 नंबर की संख्या है, उसमें यहाँ पे सिर्फ x लिखा हुआ है, तो हम क्या मान लें कि या तो क्या होगी 9 या x पर हम चूंकि करके लिखेंगे। देयरफॉर क्या हुआ कि 6 प्लस x बराबर हम क्या मान लेंगे 9, क्योंकि क्या हो गया इतनी बड़ी संख्या तो हमारे पास होगी नहीं, है ना। तो क्या हुआ देखो, x बराबर हमारे लिए क्या हो जाएगा 9 माइनस 6, मतलब x बराबर हो गया 3। अब देखो इसको अगर आपको चेक करना है कि आपने सही किया कि नहीं, तो देखो आप इसको पहले क्या करो, इसको हम क्या कर रहे हैं चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो चेक करने के लिए क्या नंबर आ गया हमारे पास 243। तो जब हमने 2 प्लस 4 प्लस 3 करा तो कितना मिला, 2 प्लस 4 मिला 6, 6 प्लस 3 कितना मिला 9, और जब हमने 9 को 9 से डिवाइड करा था वो क्या मिला 1। मतलब ये वाला जो नंबर है ये क्या होगा विभाज्य होगा, और जो हमारी x का जो मान आया है वो क्या है सही। ठीक है, मतलब कई बार लॉजिक भी लगाना पड़ सकता है, तो आप लगा लीजिए कि ठीक है अभी यहाँ पे x बराबर हमारे लिए क्या होने वाला है कि 9 का गुणज, देखो इसके बराबर में मतलब हमें क्या मिलने वाला है 9 का गुणज ही मिलने वाला है, क्योंकि हमें क्या करना है देखना है कि वो 9 से विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, अब क्या करा हमने 9 और 18, और इससे आगे तो हम जाएंगे नहीं, पर 18 इतनी बड़ी संख्या होगी नहीं। ठीक है तो क्या होगा, हमने ले लिया 9, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने x का मान निकाल लिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। ठीक है, तो आपको क्या सोचना है, आप देख चुके हैं कि 450 10 से विभाज्य है। कैसे देख लिया आपने, देखो पीछे की जो संख्या है वो क्या है शून्य है। ठीक है, तो हम साथ में सोचेंगे भी, चर्चा भी करेंगे और लिखेंगे भी। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि आप देख चुके हैं कि 450 10 से विभाज्य है। हाँ, 450 10 से विभाज्य है, क्योंकि 450 में इकाई स्थान पर क्या है, इकाई स्थान पर क्या है शून्य है। ठीक है, पहला हो गया। अब यह 2 और 5 से भी विभाज्य है, जो क्या है 10 के गुणनखंडन है। ठीक है, अब देखो 2 और 5 से विभाज्य है, क्यों है, हाँ 450 2 और 5 से विभाज्य है, क्योंकि अब पूरा लिखूं मैं, है ना, विभाज्य है क्योंकि 2 में क्या होती है सम संख्या आती है। ठीक है, इसका हम बाद में करेंगे हल, है ना, अभी हम सिर्फ पहले वाले की बात कर रहे हैं। क्योंकि 2 में सम संख्या इकाई स्थान पर, ऐसा पूरा लिखेंगे, इकाई स्थान पर सम संख्या हो तो संख्या क्या होती है विभाज्य होती है ना, भाज्य होती है। ठीक है, उसके बाद और 5 में 5 5 में 5 में नहीं लिखेंगे, 5 इसमें भी 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 से, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 5 से इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो संख्या क्या होती है विभाज्य होती है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने बोला कि जो 10 के गुणनखंडन है, तो क्या है ये क्या है, हाँ आप ऐसे लिख देंगे कि हाँ ये 10 के गुणनखंडन है, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि इसी प्रकार अगर संख्या 135 है तो 9 से विभाज्य होगी। देखो अब आप लिख लेंगे 135, इसको आप करेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना मिला 9। अब ये क्या है, हाँ 135 9 से विभाज्य होगी, और यह 3 से भी विभाज्य होगी जो n का एक गुणनखंड है, सॉरी जो क्या है n का 135 9 से विभाज्य होगी, और 3 से भी होगी जो 9 का गुणनखंड
खंड है। क्योंकि क्या हो गया, 3 में भी यही नियम लगता है, सारी संख्याओं का सम, तो 1 + 3 + 5, तो ये क्या हो जाएगा, 9 मिल रहा है, और 3 से आप 9 को डिवाइड करते हो तो आपको आंसर मिल जाता है ना। एक तो ये रीजन हुआ। उसके बाद आपको देखो, ये तो हमारा शुरुआत का हुआ, ठीक है। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं, क्या आप कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या किसी संख्या 11 से विभाजित, तो वह प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। मतलब इसका कहने का ऐसा है कि आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या 11 से विभाज्य होगी तो वो उसके गुणन प्रत्येक गुणनखंडन के लिए भी विभाज्य होगी। अब इसका जो प्रत्येक गुणनखंडन वो क्या होता है, 1 × 11। इसका जो गुणनखंडन होता है वो तो क्या होता है, 1 × 11। ठीक है, तो वो ऐसा कहना चाहते हैं कि क्या इसकी गुणनखंडन से होगी, तो हाँ, अगर कोई नंबर, ठीक है, अब देखो ये 9 से विभाज्य हो रहा है, तो इसका जब हमने गुणनखंडन किया 9 का, तो 3 × 3, तो वही नंबर उसके गुणनखंडन से भी विभाज्य होगा। और जब हम 450 की बात कर रहे थे, तो उसमें भी क्या मिल रहा था, हमने 10 से विभाजन किया और उसका गुणनखंडन 10 का हमें गुणनखंडन कितना होता है, 2 × 5। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 2 से भी वो विभाजित हो रहा है और 5 से भी विभाजित हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य हो रही है, तो वो उसके गुणनखंडन से भी विभाज्य होगी। मतलब हमें पहले उसको गुणनखंडन करना होंगे, फिर देखना होगा कि वो उससे विभाज्य हो रही है या नहीं। आई बात समझ में? ठीक है, अब वो 11 के लिए पूछ रहे थे, तो 11 के लिए भी यही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज है कि सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। इसमें क्या है कि एक 3 अंकों की संख्या है ABC, जिसको हमने क्या लिखा, 100A + 10B + C के रूप में हमने लिख दिया। ठीक है, जिसको क्या हमने इस तरीके से अब हम लिखते हैं। देखो कैसे लिखा है इन्होंने, आपने लिखा ABC है कोई संख्या, ठीक है, उसको आपने लिख दिया 100A + 10B + C। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप इसमें से क्या निकालेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे 11 का गुणज निकालना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करो, 99 लिखो, 99A प्लस इसको लिखा 9B, है ना, और बस +C नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, इसको 9B नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 11B। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो 10B ही था, पर यहाँ पे अपन ने 11 लिख दिया। मतलब एक और आपने कैसे बढ़ाया, तो हम क्या करेंगे, देखो 99A है तो उसका A तो हम यहाँ लिख देंगे, माइनस हम कर देंगे यहाँ पे B, और यहाँ पे कर देंगे हम +C। तो हमें क्या मिल जाएगा, 99A, इसमें से 100 में से एक A निकाला तो हमने यहाँ रख दिया। अब इसमें हमने 10B में एक A और प्लस कर दिया, तो कितना हो गया, 11B। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे -B, एक और माइनस यहाँ से घटा देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। 11B में से जब -B जाएगा तो 10B हमें मिल जाएगा, है ना। और उसके बाद हमने कर दिया +C। अब अगर आप इस रूप में लिखते हैं तो देखो क्या मिलेगा, 9 अगर बाहर हो जाएगा इसका, क्यों, क्योंकि 9 नहीं 11, क्यों, क्योंकि देखो 11 की टेबल में 99 भी आता है और 11 की टेबल में 11 भी आता है, तो हमने 11 बाहर निकाल लिया। तो यहाँ क्या बचेगा, 9A + B इंटू A - B + C। ठीक है, और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। अब क्या हुआ, इस तरीके से लिख दिया। यदि संख्या ABC 11 से विभाज्य है, ठीक है, ABC तो 11 से विभाज्य है, तो आप क्या A - B + C के बारे में ये कह सकते हैं कि यह आवश्यक है कि A + B सब। अच्छा, वो ऐसा कह रहे हैं कि अगर आपने लिखा A - B + C, ये 11 से विभाज्य हम कह सकते हैं कि होगा। हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं पूरा ABC बराबर, मैं पूरा लिख देती हूँ। हमने क्या निकाला, 11 × 9A + B इंटू A - B + C। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या आप इसके बारे में ऐसा कह सकते हैं, तो हाँ हम कह सकते हैं, क्योंकि देखो ये भी 11 से विभाज्य हो रहा है। यहाँ पे अगर हम मान देखेंगे तो ये भी 11 से विभाज्य हो रहा है, तो क्या होगा, ये भी 11 से विभाज्य होगा। ठीक, उसके बाद क्या है, अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किसको, A - B + C को आप A + B - C भी, A + C - B, A + C - B भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या इससे 11 से विभाज्य होगा, तो हाँ हम बिल्कुल ये 11 से विभाज्य होगा। और इसके लिए 11 के लिए एक नियम भी है, वो क्या है, चलिए मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, यही बता देते हैं। क्या होगा, चलिए आगे बताते हैं ना, कि जब भी आपको कोई संख्या दी जाए ना, जैसे यहाँ पे दिया हमने
ABCDE 5 नंबर की संख्या थी। तो आपको क्या करना होगा, जो सम संख्या है, ठीक है, और जो विषम संख्या है, तो क्या करोगे आप, जो विषम संख्या है उसका करोगे आप योग, ठीक है, मतलब आप क्या करोगे, विषम संख्या के यहाँ पे है B, ठीक है, और देखो यहाँ पे A और यहाँ B, ये C और D और E। आप क्या करोगे, जो विषम संख्या है ना उसका तो करोगे आप प्लस, ठीक है, तो विषम संख्या हमारी कौन सी है, एक है, एक E, उसके बाद दूसरी हमारी C है, उसके बाद कौन सी है A, तो A तो हमारा प्लस में ही रहेगा, ठीक है, उसके बाद जो सम संख्या है ना B और D, इसका करोगे आप माइनस, ठीक है। जब आप इस तरीके का आपके पास नंबर आएगा और जब इसका करोगे आप प्लस माइनस करोगे और जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो भी इसका मान आया, क्या आया, जो भी इसका मान आएगा ना, वो मान अगर 11 से विभाज्य होगा तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। आई बात समझ में, है ना। तो अगर एक 4 अंकों की संख्या ABCD, उसको हमने इस तरीके से लिखा, तो क्या है, ABCD 11 से विभाज्य होगी। तो देखो क्या हुआ, आपने कैसे लिखा इसको, देखो करके बताते हैं, ABCD, है ना। अब देखो आपने लिख दिया 1000 A प्लस 100 B प्लस 10 C प्लस D। अब आपने क्या करा, इसको लिख दिया इसको आपने एक प्लस कर दिया, तो इसको लिख दिया आपने 1001 A, ठीक है, इसको लिख दिया आपने 99 B प्लस इसको लिख दिया आपने 11 C प्लस, नहीं करना है ना। अब देखो क्या होगा, इसको आप यहाँ पे ब्रैकेट में इधर नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आपने एक और एक प्लस कर दिया, तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, इसमें आपने क्या करा, एक भी निकाल लिया, तो ये भी हमारा यहाँ पे बचा, ठीक है। उसके बाद इसमें आपने क्या करा, एक प्लस कर दिया, तो आप यहाँ क्या कर दो माइनस, देखो ये प्लस सी था, ये प्लस यहाँ पे हमने डी यहाँ पे लिख दिया। अब जो माइनस वाली संख्या है ना उसको इधर लिखेंगे, माइनस वाली संख्या कौन सी हुई, एक तो ए हुई, और यहाँ पे आपने जो सी था इसको भी क्या करा, उसमें एक और जोड़ दिया, यहाँ पे 10 सी थे, आपने एक सी और जोड़ दिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, तो यहाँ माइनस सी होगा ना, तो जब आप इधर ब्रैकेट में लिखेंगे तो उसको लिख देंगे प्लस सी, ठीक है। तो हमारे लिए जो मान आया वो क्या आया, 1001 ए प्लस 99 बी प्लस 11 सी इंटू बी प्लस डी माइनस ए प्लस सी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैं चीज आपको बताना चाह रही थी, ठीक है, कि जो सम संख्या है, ठीक है, उस ये देखो, ये जो सम संख्या है इसका क्या करना है आप, ये सम संख्या का करना है आपको माइनस, और जो विषम संख्या है, कौन सी विषम संख्या, एक ये डी और बी, इसका करना है आपको योग, और फिर क्या करोगे आप, उसमें जो प्लस माइनस होगा वो करोगे, और वो जो नंबर आएगा उसका अगर 11 से विभाजन होगा तो वो नंबर क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा, ठीक है। उन्होंने पूरा नियम ना बताती हूँ, आपको पूरा हल करके बताया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम 11 जो 11 से जो नंबर की विभाज्यता है उसकी हम क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू, इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, ठीक है। कौन से नियम के द्वारा, इकाई स्थान के नियम के, इकाई स्थान का जो नियम है ना उसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। मतलब क्या कि ये 11 से विभाज्य होगा, ठीक है, तो ये जो पूरी संख्या है और ये जो पूरी संख्या है ये क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी, और ये हमारा नियम है, ठीक है, कि जो सम संख्याएं हैं उसको करना है आपको माइनस, और जो विषम संख्या है उसको करना है आपको योग, और जो भी प्लस माइनस वहां पे जो भी आपके क्या मिलेंगे, जो भी गणितीय संख्या वहां पे होगी वो आप करके जो आपका योग क्या मिलेगा, जो आपका उत्तर मिलेगा उसको आप 11 से विभाजन करके देखिए, अगर वो 11 से विभाज्य होता है मतलब क्या होगा, वो नंबर 11 से विभाजित होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो हम चाह रहे थे ना वो चीज हमें यहाँ पे मिल गई, ठीक है, जो मैंने यहाँ आपको समझाई थी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उपरोक्त पहली और दूसरी से आप क्या कह सकते हैं कि यदि कोई 11 से विभाज्य होगी यदि इनके विषम स्थान के अंकों के योग और सम स्थान के अंकों का योग अंतर 11 से विभाज्य होगा, ठीक है। मैंने इरेज कर देते हैं एक सेकंड। हाँ देखो, पहली और दूसरी के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी संख्या 11 से विभाज्य अगर होगी यदि अगर इसके विषम संख्या के स्थानों के अंकों का योग और सम संख्या के अंकों के योग का अंतर 11 से विभाज्य होगा। मतलब हमने क्या करा, पहले विषम संख्याओं का योग किया
और हमने फिर सम संख्याओं के योग का माइनस किया तो हमें जो अंतर मिला वो क्या मिला, 11 से विभाज्य होगा। ठीक है ना, आगे बात समझे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण 7 क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, इसमें इस नंबर की 3 से विभाजित तक की जांच करनी है। ठीक है, तो देखो हमारे पास नंबर क्या है, 2 + 1, सीधा मैं कर देती हूँ। ठीक है, 2 + 1 + 4 + 6 + 5 + 8 + 7। ठीक है, अब आप इसका करो योग। तो देखो 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 6 कितना हुआ 13, 13 + 5 18, 18 + 8 18 + 15। ठीक है, तो कितना हो गया ये 8, नहीं कितना हो गया 8 + 5 कितना हो गया 13, 1 लगा रिमाइंडर और हो गया 3। हमें कितना नंबर मिल गया 33। ठीक है, अब हमारे पास जो नंबर प्राप्त है, जो प्राप्त अंक है वो क्या है 33। ठीक है, तो प्राप्त अंक क्या है 3 से विभाज्य हो रहा है। ठीक है, प्राप्त अंक 3 से विभाज्य हो रहा है। 33 का आपने 3 से डिवाइड करा तो 3 × 1 = 3, माइनस करा शून्य बचा, फिर ऊपर से उतारा हमने 3 और 3 × 1 = 3। ठीक है, तो प्राप्त अंक 3 से विभाज्य है, अर्थात पूरा नंबर आप लिख देंगे 2 1 4 6 5 8 7 भी 3 से विभाज्य है। एक बात समझे, विभाज्य होगा ऐसा लिखते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण 8 में भी आपको क्या करना है, 3 से विभाज्यता की जांच करनी है। तो आप इसको ऐसे ही करेंगे। अब आप सीधा कर दीजिए 1 + 5 + 2 + 8 + 7। ठीक है, बराबर हमें कितना मिला 1 + 5 6, 6 + 2 8, 8 + 8 16, 16 + 7 कितना मिला 23। एक बार और चेक कर लो, 8 + 7 कितना हो जाएगा 15, है ना। 15 + 2 17, 17 + 5 कितना मिला आपको 17 + 5 17 + 5 22 और 22 + 1 23। अब देखो जो प्राप्त संख्या है ना, प्राप्त संख्या 23 3 से विभाज्य है क्या, 3 से विभाज्य नहीं है, अर्थात 1 5 2 8 7 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। अगली बात समझ में है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास ये सारी संख्याएं जो हमने, ये भी संख्या हमने 9 के लिए भी करी थी, है ना, 108 616। ठीक है, तो इसको आप कर दीजिए क्या 3 से विभाजकता इसकी हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो देखो क्या हुआ 1 + 0 + 8 कितना मिला हमें 9। तो 9 3 से विभाज्य है, अर्थात 108 3 से विभाजित होगा। ठीक है, उसके बाद 616, 6 + 1 + 6, तो देखो 6 + 6 कितना मिला 12, 12 + 1 13। देखो अब 13 3 से विभाज्य नहीं है, अर्थात 13 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखो 2 + 9 + 4। अब देखो 2 + 9 कितना मिला 11, 11 + 4 कितना मिला 15। ठीक है, अब देखो 15 3 से विभाज्य है, अर्थात ये यहाँ पे 616 लिखना था ना मुझे। ठीक है, 616 लिखना था ना, और यहाँ पे कितना लिखा है 294 3 से विभाजित होगा। ठीक है, उसके बाद देखो 432, 4 + 3 + 2
ये कितना मिल रहा है, 4 + 3 7, 7 + 2 9। ठीक है, अब 9 क्या है, 3 से विभाज्य है, मतलब अर्थात 432 9 से विभाजित, सॉरी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, फिर 9 + 2 + 7। अब देखो कितना मिला, 9 + 9 ये हो गया 18, है ना। अब 18 3 से विभाज्य है, मतलब 927 क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक है, चलिए आ गया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम दोहराते हैं, ठीक है, कि जो भी हमने इस अध्याय में पढ़ा, ठीक है, क्या पढ़ा था कि संख्याओं को सामान्य रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, और दो प्रकार की संख्या को आप व्यापक रूप में भी लिखते हैं। ठीक है, ये वाला क्या हुआ, इसका व्यापक रूप हुआ। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे थे, ये था ए बी, ये हुआ इसका क्या, सामान्य रूप हुआ, और 10 × a + b क्या हुआ, व्यापक रूप में हुआ। ठीक, संख्याओं को सामान्य रूप में रूप पहेली या संख्या के खेलों को हल करने में सहायक होता है। मतलब सामान्य रूप क्या होता है, पहेली या संख्या के खेलों को हल करने में सहायक होता है। और संख्याओं के 10, 5, 2, 9 या 3 से हमने विभाजित होने का कारण तब दिया जा सकता है जब संख्याओं हो सामान्य रूप में लिखा हो। मतलब जब हम वो कर रहे थे ना 100a + 10b + c, तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें हम विभाजन कर पा रहे हैं नहीं, वो थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल। जब संख्या सामान्य रूप में होती है ना, मतलब a b c के फॉर्म में ही होती है, तो क्या होता है, हमें विभाजन में क्या होती है, उससे आसानी होती है। ठीक है ना। और ये जो पहेली वाली बात थी ना, और संख्या का खेल, ये तो आप खुद भी, मतलब ये अध्याय खत्म हो और आप शुरू हो जाओ, मतलब तो उससे क्या आपको समझ में आएगा। ठीक है, और आपको लगेगा भी नया नया सा कि वाह यार कितना नया अच्छा गेम है ना। चलिए, अब आशा करती हूँ आपको ये पूरा अध्याय बहुत ही रोचक लगा होगा और बहुत ही मजेदार लगा होगा। ठीक है, और जो इसके प्रश्न थे ना, जो विभाजकता के प्रश्न थे, ठीक है, वो भी आप अच्छे से हल कर लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे हम अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।